Hello, good morning, guys. Welcome to welcome to Maths Magic with सूर्या सर। जल्दी से भाई सभी लोग जुड़ जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था पिछले दिनों कि मैं जल्द ही आप लोगों के लिए पीवाईक्यू लेके आने वाला हूँ यूपी पुलिस के लिए। तो आज से हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं और 2019 के शिफ्ट वन पेपर से उठा रहे हैं आज के क्वेश्चंस। तो जो भी आज के 15 क्वेश्चंस आपके हैं वो 2019 के शिफ्ट वन से हैं, यूपी कांस्टेबल के। और इसी के साथ साथ हम लोग सभी यूपी कांस्टेबल के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, साथ ही रेडियो ऑपरेटर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहेंगे। और कोशिश रहेगी कि जितना भी सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स का उस सबको हम लोग थ्योरी में भी कवर करें और पीवाईक्यू में भी कवर करें। तो दो क्लासेस आज से आपकी डेली रहेंगी, एक पीवाईक्यू रहेगा और एक आपका सिलेबस वाइज रहेगा, थ्योरी सेशंस रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जल्दी आप लोगों को दिख जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से भाई सभी लोग जुड़ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6,625 किलोमीटर की यात्रा करता है और इसके बाद यह 40 मिनट में 824 किलोमीटर की यात्रा करता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या है? अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या है? तो जल्दी से भाई सभी लोग सॉल्व करेंगे। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या है? एक अंतरिक्ष यान 2 घंटे 20 मिनट में 6,625 किलोमीटर की यात्रा करता है और इसके बाद यह 40 मिनट में 824 किलोमीटर की यात्रा करता है। अंतरिक्ष यान की औसत गति क्या है? तो आपको पता होगा कि औसत गति के लिए आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आप निकालो औसत गति निकालो। और औसत गति का आपका फार्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे क्या होता है? कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, है ना? यही तो होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि आपकी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो कुल दूरी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पहले 2 घंटे 20 मिनट में 6,625 किलोमीटर चलता है और फिर दूसरे दूसरे में 824 किलोमीटर चलता है 40 मिनट में। अगले 40 मिनट में 824 किलोमीटर चलता है ना, कितना? 824। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 6,625 और प्लस 824। अब आ जाते हैं कुल समय पर। तो कुल समय कितना है? पहले 2 घंटे 20 मिनट। तो 20 मिनट को अगर हम लोग तोड़ते हैं इसमें आवर में, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 घंटे। तो कितना हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 2 3 6। अब यहाँ पर तोड़ के देख सकते हैं, 2 घंटे और प्लस 20 मिनट है, तो 20 मिनट को 1/3 घंटे, कितना हो जाएगा? 2 3 6 7/3 घंटे। तो ये समय है। आपको नीचे क्या निकालना है? आपको नीचे लिखना है टोटल समय। तो टोटल समय कितना हो जाएगा? टोटल समय हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका 7/3। और दूसरा टाइम क्या है? 40 मिनट। और 40 मिनट को आप क्या क्या लिख सकते हो बच्चा? 2/3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2/3 घंटे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ऊपर हो गया कुल आपका दूरी, नीचे हो गया आपका कुल समय। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे फ्रैक्शन है, आपके फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करते हैं तो नीचे सबसे पहली चीज तो आपका एक कॉमन मिल रहा है, 3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 7 2 9 और 3 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर क्या बचा? ऐड कर लेते हैं, 5 और 4 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, और 8 और 6 14 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, और नीचे आ गया आपका 7 2 9 और बटे 3 है जो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 तरह की 9 हो गया। 3 से आप काट लेते हैं इसको, तो 3 दूना 6 हो गया आपका, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 8 24, 3 तरह की 9। तो कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 2483 kmph, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा या औसत गति हो जाएगा। तो औसत गति का फार्मूला आपको यही लगाना होता है हर बार। ठीक है, औसत गति बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा, अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आ गया, फिलहाल 2 नंबर को पहले देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आ गया, एक लिफ्ट केवल 6 लोगों को ले जा सकती है, जिनमें से प्रत्येक का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि लिफ्ट में 5 लोगों का औसत वजन 67.2 किलोग्राम है, तो छठे व्यक्ति का अधिकतम वजन कितना हो सकता है?
यहाँ पर ध्यान देना भैया, क्या कह रहा है कि एक लिफ्ट जो है केवल 6 लोगों को ले जा सकती है, जिनमें से प्रत्येक का औसत वजन कितना होना चाहिए? 65 किलोग्राम होना चाहिए। यानी कि वो 6 ऐसे लोगों को ले जा सकती है, 6 ऐसे लोगों को ले जा सकती है जिनका औसत वजन कितना होना चाहिए? जिनका औसत वजन होना चाहिए, देखिए अब मेरे सेल थोड़ा सा हैंग कर रहा है, थोड़ा सा ग्लिच आ रही। फिलहाल हम लोग फिर से आते 2 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, एक लिफ्ट केवल 6 लोगों को ले जा सकती है, जिनमें से प्रत्येक का औसत वजन 65 किलोग्राम है। तो आपने ये समझना है कि ये 6 लोगों को ले जाएगी और जिनमें से वजन कितना होगा बच्चा इनका? 65 किलोग्राम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। औसत वजन है, ये क्या बच्चा? ये औसत वजन है, ये एवरेज वेट है, ये एवरेज वेट है 6 लोगों का। यानी कि 65 किलोग्राम के 6 लोगों को ले जा सकता है। बहुत अच्छी भाई। तो कह रहा है कि यदि लिफ्ट में 5 लोगों का औसत वजन कितना हो? 67.2 है। कितने लोगों का? कह रहा है भैया 5 लोग ऐसे लिफ्ट में बैठे हुए हैं जिनका औसत वजन कितना है? 5 लोगों का औसत वजन है 67 दशमलव कितना है बच्चा? 67.5 किलोग्राम, है ना? 5 लोग ऐसे बैठे हैं जिनका औसत वजन है 67.5 किलोग्राम, सॉरी 67.2 किलोग्राम। कितना बच्चा? 67.2 किलोग्राम। अब ध्यान से समझना, इसमें क्या करें कि छठा व्यक्ति हम कितने वजन का बैठाएं? छठा व्यक्ति, क्योंकि एक व्यक्ति को और बैठाना है, छठा व्यक्ति हम कितने वजन का बैठाएं कि इसका कुल वजन जो है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो जाए। कंडीशन क्या कह रहा है भैया? कि ज्यादा से ज्यादा 6 लोगों को ले जा सकते हैं, वो भी कितने वजन के? औसत वजन 65 किलोग्राम के। तो यहाँ पर अभी 5 लोग हैं, छठे व्यक्ति को आपको बिठाना है, एक व्यक्ति और बैठेगा। लेकिन इस एक व्यक्ति के बैठने से औसत क्या होना चाहिए बच्चा? कम होना चाहिए, क्योंकि औसत जो है आपका शर्त से ज्यादा हो रहा है। औसत क्या हो रहा है? औसत आपका शर्त से ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है? तो आप देखोगे कि हमारा अभी 5 लोगों का औसत वजन जो है 2.2 किलोग्राम ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो जो छठा व्यक्ति आएगा बच्चा, जो छठा व्यक्ति आएगा उसका वजन कम होना चाहिए, तभी तो औसत कम पड़ेगा। भाई 67.2 किलोग्राम ज्यादा वजन है, तो एक ऐसा व्यक्ति आए जो इन 5 लोगों का वजन कितना कम कर दे? इन 5 लोगों का वजन 2.2 किलोग्राम कम कर दे। यानी कि कुल कितना कम करे? 5 दूना 10 और 5 दूना 10 एक 11। कितना कम कर दे बच्चा? 11 किलोग्राम कम कर दे। तो 65 किलोग्राम तो वो अपना वजन लेकर के आएगा, और 65 माइनस 11 कितना हो गया बच्चा? यानी कि वो कितने किलो का होना चाहिए? 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 1 क्या? 5, यानी कि 54 किलोग्राम का होना चाहिए। वो छठा व्यक्ति कितने किलोग्राम का होना चाहिए? 54 किलोग्राम का होना चाहिए। तब वो पूरे तब वो पूरे ग्रुप का औसत वजन कितना कर देगा? 65 किलोग्राम कर देगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फिर से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति को अधिकतम वेतन अधिकतम वेतन के लिए कौन सा वेतन वृद्धि विकल्प चुनना चाहिए? अब यहाँ पर ध्यान देना, कोई व्यक्ति है जो किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है? तो वो अपनी सैलरी में बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन चुने तो उसकी सैलरी में ज्यादा इंक्रीमेंट होगा? तो कह रहे हैं भैया या तो हर तिमाही 10% वजन उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, हर 3 माह में 10%। तो एक वर्ष में कितने 3 माह होंगे? 4 3 माह होंगे ना? 4 3 माह होंगे। पहला भाई आप देखोगे 3 मंथ पे आएगा 10% का इंक्रीमेंट। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट? 10% का इंक्रीमेंट। 3 मंथ पे 10% का इंक्रीमेंट। फिर अगला 6 मंथ पे होगा इंक्रीमेंट, है ना? फिर नेक्स्ट होगा 9 मंथ पे इंक्रीमेंट, और फिर अगला होगा 12 मंथ पे इंक्रीमेंट। इस तरीके से। या फिर क्या कह रहा है कि पूरे एक वर्ष में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट ले ले? वो 40% का इंक्रीमेंट ले ले। तो बताइए दोनों में से कौन सा सही होगा? या तो हर 3 महीने में 10% का ले ले, या तो हर 3 महीने में 10% का इंक्रीमेंट ले ले। तो कितनी बार इंक्रीमेंट हो जाएगा बच्चा? तो उसका हो जाएगा इंक्रीमेंट 4 बार, 10-10% का। तो इनमें से कौन सी जो स्कीम है उसकी सही रहेगी? ये वाली स्कीम ए या ये वाली स्कीम बी? ठीक है। तो अगर वो 40% का इंक्रीमेंट लेता है, उसका सैलरी अभी 100 है, तो उसका कितना हो जाएगा?
140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अगर 10-10% के 4 इंक्रीमेंट लेता है तो यहाँ पर ध्यान रखिए ये एसआई और सीआई टाइप का हो रहा है कि भैया या तो आप 4 वर्ष का सीआई ले लो, ठीक है, 10% के, या तो 4 वर्ष का, सॉरी 4 वर्ष का एसआई ले लो तो 40% हो जाएगा भाई 10% के हिसाब से। अगर 10% आपको प्रति वर्ष मिल रहा है ब्याज तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 4 वर्ष का हो जाएगा आपका 40%। वैसे यहाँ पर 4 तिमाही है और 10-10% का लेते हुए चलो 100 था तो पहले कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब 110 का 10% कितना हो जाएगा बच्चा? 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। और फिर इसका 10% करोगे तो आप देखोगे सिर्फ 2 बार आपने 10% लिया है। 2 बार 10% लिया है तो इंक्रीमेंट जो है 20% का नहीं 21% का हुआ है। यानी कि इसके आगे आप और 2 बार लोगे तो ये भी 21 से ज्यादा ही जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, ये वाला आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा क्योंकि यहाँ पर आपका 140 से 142 143 के करीब जाएगा। तो आपका इंक्रीमेंट कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए, यानी कि ये पहला तरीका जो है इंक्रीमेंट का ज्यादा सही है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 10% सीआई के हिसाब से है और यहाँ पर 10% एसआई के हिसाब से है। अगर आप इसको 1 वर्ष ना मान करके 4 वर्ष मान लें, क्योंकि 3 तिमाही है तो आप 4 वर्ष मान सकते हैं, ठीक है, इस हिसाब से। तो सीआई हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी सीआई के हिसाब से इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। चलिए अब फिर से आ जाते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न क्या है आपका? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं सभी लोग, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? त्रिज्या p इकाई वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भैया। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपका अगर एक वृत्त है और इस वृत्त का त्रिज्या कितना है? इस वृत्त का त्रिज्या p। त्रिज्या कितना है बच्चा? इस वृत्त का त्रिज्या p है। तो इसका एरिया क्या होगा? तो बच्चा आपको पता होगा कि r रेडियस वाले सर्कल का एरिया क्या होता है? अगर किसी सर्कल की रेडियस r हो, यदि किसी सर्कल की रेडियस क्या हो? r हो, तो ऐसे में उसका उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? उसका क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर, है ना? कितना हो जाता है? पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ये तो सर्कल का एरिया होता है। और अगर उसका रेडियस p है तो ऐसे में एरिया क्या हो जाएगा बच्चा? पाई आर की जगह p कर देंगे, पाई p स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पाई p स्क्वायर यूनिट। और पाई p स्क्वायर यूनिट कितना है बच्चा? ऑप्शन ए आपका। विच ऑप्शन? ऑप्शन ए आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। और सोचिए कि यूपीपी का जो बच्चा ये 2019 का पेपर था, जिस भी बच्चे को मिला होगा वो कितना बेहतर तरीके से क्वेश्चन को कर पाया होगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। ए वाले चांदी के सिक्के का कुल वजन 63 ग्राम है। एक है ए चांदी का सिक्का और जिसका कुल वजन कितना है? कुल वजन है 63 ग्राम, ठीक है। कितना बच्चा? 63 ग्राम है। 63 ग्राम है ए चांदी के सिक्के का। और बी वाले सिक्के का कुल वजन 77 ग्राम है। बी वाले सिक्के का कुल वजन कितना है? 77 ग्राम है, ठीक है। अब क्या करें? यदि चांदी के सिक्कों का वजन एक पूर्णांक है, यानी कि ये तो एक सिक्के का वजन हो गया, ये क्या हो गया? ये एक सिक्के का वजन हो गया। ए एक सिक्का है जिसका वजन 63 ग्राम है, बी एक सिक्का जिसका वजन 77 ग्राम है। रहे कि यदि चांदी के सिक्कों का वजन एक पूर्णांक है और सभी सिक्कों के लिए एक समान है तो ए और बी वाले सिक्कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि यदि इन सिक्कों का वजन क्या हो? बराबर हो। इन सिक्कों का वजन बराबर हो तो आप ये बताइए कि इन दोनों सिक्कों की संख्या कितनी होगी? इन दोनों की संख्या कितनी होगी? भैया वजन बराबर होने का मतलब क्या है? आप सिक्का तोड़ के रखोगे नहीं, समूचा सिक्का आएगा। यानी कि कुल वजन इतना होना चाहिए कि भाई 63 से भी कट जाए, 77 से भी कट जाए। इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? डायरेक्ट एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चा? आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा इसका? एलसीएम अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 7 9 63, 7 एकम 7 एकम 7, है ना? यानी कि 7 गुणे 9 गुणे 11, ये क्या हो जाएगा? ये इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? एलसीएम हो जाएगा। अब अगर ये वाले सिक्के देखे बच्चे तो ये वाले सिक्के कितने हो रहे हैं? इसका 63 यानी कि 7 9 63 कट जाएगा तो ये वाले 11 सिक्के हो रहे हैं। कितने सिक्के हो रहे हैं? 11 सिक्के हो रहे हैं। अगर ये वाले सिक्के देखे बच्चे तो ये वाले कितने हो जाएंगे? 77 कट जाएगा, यानी कि 11 गुणे 7 कट जाएगा तो कितने सिक्के हो रहे हैं? 9 सिक्के हो रहे हैं।
यानी कि टोटल कितने सिक्के होंगे बच्चा, टोटल होंगे 11 9 20 सिक्के। कितने सिक्के होंगे, 20 सिक्के होंगे। ठीक है, ये 20 सिक्के होंगे भैया, जल्दी से आंसर कर लो ये फटाफट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चा, अगला प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, और ये रहा भाई अगला क्वेश्चन आपका। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद 54% घट जाता है, उसके वेतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चा, तो आपको कई तरीके इसको सॉल्व करने के बताए जाते हैं। भैया आपने जो है प्लस माइनस एक्स ले लो, है ना, फिर प्लस माइनस वाई ले लो, और फिर प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 ले लो। एक्स वाई बटे क्या ले लो, 100 ले लो। एक तरीका आपको ये बताया जाता है कि पहले क्या हुआ, पहले अगर बढ़ रहा है भाई, वृद्धि के लिए हम लोग क्या लेते हैं, वृद्धि के लिए यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव साइन लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन। और अगर घट रहा है, यानी कि अगर कमी आ रही, तो हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, पहले 50% बढ़ता है भैया, 50% बढ़ा दिए, पॉजिटिव साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 54% घटता है, तो 54% हम घटा दिए, माइनस का 54 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 50 और 54 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आपका फार्मूला हो गया। ये आपको कई बार पढ़ाया गया होगा। 50 गुना हो गया 100, और 2 से अगर इसको हम काट लिए तो 2 गुना 4, 2 से 6 होगा, है ना। तो यहाँ पर माइनस में आप देखोगे 7 4 11, 50 हो गया आपका, प्लस में माइनस में कितना आ रहा है, 4 और 7 11, और 5 और 2 7, और 1 8, कितना हो गया, 81 हो गया। तो ओवरऑल कितना आ रहा है, नेगेटिव का 31 आ रहा है। कितना आ रहा है, नेगेटिव का 31%। और नेगेटिव का 31% का मतलब क्या है भैया, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। या फिर आप लीनियर अप्रोच से लगा सकते हो, पहले 100 रही होगी वो वस्तु की कीमत या कर्मचारी का वेतन, फिर क्या हुआ, 50% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया भैया, 150 हो गया। कितना हो गया, 150 हो गया। अब 150 रुपये में क्या हुआ, फिर 54% की कमी हुई। कितने की कमी हुई, 54% की कमी हुई, कितना बचेगा, वो बचेगा भैया अपना 150 का 46%। कितना बचेगा, 46% बचेगा 150 का। जीरो से जीरो कट गया, और 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा, 3 तरह की 9, 3 तरह की 9, 3 दूना 6, 69% उसकी सैलरी बच रही। और थी कितनी, थी 100। तो भैया यहाँ पर कितने की कमी हुई है, यहाँ पर कमी हुई है 31% की। कितने की कमी हुई है, 31% की कमी हुई है। तो ये अप्रोच भी आप लोग याद करके रखेंगे, क्योंकि बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर क्वेश्चन आ गया, शायद 8 नंबर मिस नहीं किया हम लोगों ने, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन आ गया, जल्दी से सॉल्व करेंगे भाई सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न आ गया, के किस मान के लिए समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल्स कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा, और 4x प्लस के वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रणाली में अनंत रूप से कई समाधान है। क्या कह रहा है कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, तो आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, यानी कि सरल रेखीय समीकरण है। ठीक है, क्या है बच्चा, सरल रेखीय समीकरण, सरल रेखा समीकरण। अच्छा, सरल रेखा समीकरण के प्रश्न जो बच्चा आपको 9th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ाए भी जाते हैं, देखो वहीं से क्वेश्चन लग दिया है ना, सरल रेखा के समीकरण। और अगर दो समीकरणों की तुलना करनी हो, तो हम कैसे करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, और दूसरा हम लोग समीकरण ले लेते हैं a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स होता है आपका 0। ठीक है, अब इसके लिए आपके पास तीन कंडीशन दी जाती है। पहली कंडीशन क्या रहती है कि भैया अगर a1 बाय a2 बराबर क्या है, b1 बाय b2 है, तो इसके लिए क्या रहेगा बच्चे, इसके लिए रहेगा अद्वितीय हल। इसके लिए क्या रहता है, इसके लिए रहता है अद्वितीय हल, कि भैया इसका जो सोल्यूशन होगा बड़ा यूनिक होगा। दूसरी कंडीशन आपको क्या देता है कि भैया अगर इस समीकरण में a1 बाई a2 है, और b1 बाई b2 भी इसके बराबर है, यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, बराबर नहीं होगा ये। ठीक है, ये बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर ये बराबर है, और इसके बराबर भी कौन आ जाता है, इसके बराबर भी c1 बाई c2 आ जाता है, अगर ये तीनों बराबर है, तो इसके लिए क्या बताया जाता है, इसके लिए बताया जाता है अनंत हल होंगे। इस समीकरण के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। और अगर तीसरी कंडीशन में आपको क्या बताता है कि a1 बाई a2 है,
और इसके बराबर v1/v2 है, लेकिन बराबर कौन नहीं है, c1/c2 नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएंगे, इसके लिए शून्य हल हो जाएंगे, मतलब एक भी हल नहीं होगा इसका, जीरो सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन आपको बताई जाती है किसके लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए। तो जब भी प्रश्न आपको बनाएगा तो उसी कंडीशन में रखना है। तो यहाँ पर अनंत हल के लिए बता रहा है, तो यानी कि ये वाली कंडीशन रखनी है। अब इस कंडीशन के हिसाब से देखिए भैया, अगर हम समीकरण रखते हैं अपना, तो पहला समीकरण है 2x प्लस 3y और माइनस का 5 इक्वल्स 0 है ना, क्योंकि 5 को मैंने इधर ले लिया, और 4x प्लस के वाई इक्वल्स 10, 10 को बचा इधर ले लेते तो माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा 0। अब इसका अब तुलना कर लो, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स 0 से, और इसका तुलना कर लो a2x प्लस b2y, है ना, प्लस c2 इक्वल्स 0 से। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पता चल जाएगी, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू k है, c1 की वैल्यू माइनस के 5 है, c2 की वैल्यू माइनस के 10 है। तो अगर हम तुलना करते हैं, तो अब किसके लिए रखेंगे तरह के, अनंत 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 अनंत, यानी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी वाली, कंडीशन नंबर 2। तो a1/a2 कर लेते हैं, a1/a2 कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, b1/b2, तो b1/b2 कितना हो जाएगा, 3/k हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/k हो जाएगा। और ये होना चाहिए c1/c2, यानी कि माइनस का 5 बटे माइनस का 10, क्या होना चाहिए, माइनस का 5 बटे माइनस का 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप देखोगे माइनस का माइनस कटेगा, और 5 एकड़ 5, 5 दूना 10, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 1/2 आना चाहिए। तो ये 3/k है, 1/2 कैसे आएगा, जब k की जगह पर कितना होगा बच्चा, k की जगह पर 6 होगा, तब 3 1 का 3, 3 दूना 6 कटेगा, तब यहाँ पर भी 1/2 आएगा। तो तीनों बराबर होने चाहिए, तो यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, आपको 6 लाना पड़ेगा। k के स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए आ गया प्रश्न आपका स्क्रीन पर, और जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चा, ए बी से आधा कार्य कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। यदि बी अकेले उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे तीनों कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चा, कार्य कुशलता का मतलब क्या होता है, क्षमता होता है। कार्य कुशलता का मतलब क्या है, कार्य कुशलता का मतलब है क्षमता। भाई जो जितना ज्यादा कार्य कुशल होगा, वो उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, उतनी ज्यादा उसकी क्षमता होगी। कार्य कुशलता का मतलब क्या है, क्षमता होता है। ठीक है, अब अगर हम ए की क्षमता देखें बच्चा, ए की क्षमता, ठीक है, ए की क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता, तो यहाँ पे अनुपात क्या बताया गया भैया, कि ए जो है बी से आधा कुशल है, ए बी से आधा कुशल है, यानी कि बी जो है ए से ज्यादा कार्य कुशल है, और सी से 3 गुना कुशल है, सी से 3 गुना कुशल है, यानी कि एक आधा मतलब 2 और 3 मतलब 3, तो 2 गुणे 3, यानी कि जो सबसे ज्यादा कार्य कुशल होगा, वो कितना हम उसका वैल्यू मान सकते हैं, तो 6 मान सकते हैं। ठीक है, कितना मान सकते हैं बच्चे, 6 मान सकते हैं। ऐसे सिचुएशन हम लोग यही करते हैं, और इसका एक और सॉल्यूशन रहेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ए बी से आधा कुशल है, यानी कि यहाँ से हम 2 का मल्टीपल ले लेते हैं, और जो सी से 3 गुना कुशल है, यानी कि 3 का भी लेंगे, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6। और बी सबसे ज्यादा कार्य कुशल बताया जाता है, बी को मैंने कितना ले लिया, 6 ले लिया, कि इसकी जो है क्षमता कितनी है, 6। ए बी से आधा कार्य कुशल है, ए जो है बी से आधा कार्य कुशल है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, बी से आधा कार्य कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है, ए बी से आधा कार्य कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। अब क्या कह रहे हैं भैया, जो बी है वो सी से 3 गुना है, तो इसका मतलब सी का कितना है, सी का है 2। ठीक है, तभी तो 3 गुना कौन हो रहा है, बी हो रहा है ना। तो ये कंडीशन से आपको क्षमता निकल के आ गई। अब यहाँ पर क्या करें, बी कार्य करने के लिए 6 दिनों का समय ले रहा है, बी वाली कंडीशन ले रहा है, बी की क्षमता ये है, और बी समय कितना ले रहा है, बी जो है आपका समय ले रहा है, समय ले रहा है 6 दिन का, है ना। तो कुल कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य का भी यही सिंपल सा फार्मूला होता है, कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय, है ना, क्या होता है, क्षमता और गुणे समय। तो हम देख लेते हैं कुल कार्य क्या है भैया, जो बी ने किया है। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, क्षमता इसकी 6 और समय भी इसकी है 6, यानी कि 36 इकाई कार्य है। कितना कार्य,
अब यहाँ पर सिंपली आप ये कह सकते हो कि कुल कार्य तो आपने निकाल लिया कितना है 36 है, और कुल यानी कि तीनों की क्षमता, क्योंकि तीनों मिलकर काम करेंगे, 6 9 और 2 11 इनकी क्षमता हो जाएगी। तो 11 3 33 हो गया, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा बच्चे 11 दूना 22 और 3.2 समथिंग करके आपका एक ही आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, इसने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से 5 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा की। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो एक्स ने पैदल तय की, जो एक्स ने पैदल तय की। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, कुल कितने घंटे यात्रा की, 8 घंटे। कुल कितने घंटे यात्रा की, 8 घंटे। कुल कितनी दूरी तय की, 75 किलोमीटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि भैया कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर। अब इसके हम दो पार्ट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला वाला पार्ट जो है 1 किलोमीटर है, और दूसरा कितना बचेगा, 75 माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि कुल 75 था, इधर टेबल करिए तो इधर कम पड़ जाएगा। 75 माइनस एक्स हो जाएगा, डिस्टेंस हो गई। ये क्या होगी बच्चे, ऊपर हमने डिस्टेंस लिख लिया, नीचे यहाँ पर ध्यान देना बच्चा, अब हम लिख लेते हैं भैया इन दो डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से तय किया। क्योंकि पहली वाली डिस्टेंस मान लेते हैं पैदल तय किया 5 की स्पीड से, और दूसरी वाली डिस्टेंस जो है साइकिल पर तय किया यानी कि 12 की स्पीड। तो ऊपर मैंने डिस्टेंस लिया, नीचे मैंने लिया स्पीड। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि भैया एक्स की वैल्यू निकालिए जो पैदल यात्रा तय की गई है। पैदल तो भैया एक्स किलोमीटर की गई है ना, तो यही आपको निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चे, टाइम हमको पता है टोटल कितना है 8 घंटे। तो अगर यहाँ से निकालते हैं तो पहला वाला समय कितना हो जाएगा, यानी कि आपका डी से लगा करके यहाँ तक आगे जो आप ट्रेवल कर रहे हो यहाँ तक पैदल वाली कुल दूरी कितनी हो जाएगी। पैदल वाली दूरी है x किलोमीटर और स्पीड क्या है 5, ये यहाँ तक की समय हो गया। और प्लस आगे कितना समय लगेगा, तो आगे की दूरी है 75 माइनस एक्स, और यहाँ पर स्पीड कितनी है 12 की स्पीड है। तो ये इसका टाइम हो जाएगा, और फुल टाइम है कितना 8 घंटे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 8 घंटे, तो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा क्या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कितना हो जाएगा आपका 55 25 5 सत्ते 35, यानी कि हो जाएगा बच्चा आपका 385। 55 25 और 5 सत्ते 35, 35 और 2 37, 375 हो गया। कितना हो गया 375, और माइनस 5x इक्वल्स कितना हो गया 12 25 60, और 60 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480। अब 12 से 5 एक्स जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा 7 एक्स बचेगा, और 480 से अगर 375 हम घटा देते हैं तो 105 बचेगा ना। काट लेते हैं 7 एक का 7 7 बचे 35, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर उसने पैदल तय किया। अब सोचो 15 किलोमीटर पैदल तय किया और स्पीड कितनी थी 5 की थी, तो समय यहाँ पे कितने लगे, यहाँ पे 3 घंटा लगा समय। और यहाँ पे अगर 15 किलोमीटर डिस्टेंस निकालें तो बचेगा 7, और 12 की स्पीड से चलेंगे तो 12 25 60 5 घंटे यहाँ पे लगा, तो 5 और 3 8 घंटे उसकी टोटल थी, है ना। यानी कि पैदल उसने कितना तय किया बच्चा 15 किलोमीटर है डिस्टेंस उसने पैदल तय की। ठीक है, चलिए जल्दी से अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर चलिए इसको लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, क्योंकि अपने पास भी समय बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरी क्लास एग्जाम्पल पर तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ। फिलहाल ये 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास क्या है, तो बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पर ध्यान देना, जिस गोले को आपने पिघलाया है उसी गोले के मटेरियल से आप शंकु बना रहे हो। क्या बना रहे हो, उसी से आप शंकु बना रहे हो। यानी कि मटेरियल तो दोनों बराबर है ना, मटेरियल बराबर होने का मतलब है कि दोनों का आयतन बराबर होगा। मटेरियल बराबर होने का मतलब है कि दोनों का आयतन बराबर होगा। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाया गया, यानी कि गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका जो आयतन है, शंकु का आयतन बच्चा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन देख लेते हैं, तो 4/3 हो गया, पाई हो गया, क्योंकि पाई दोनों तरफ आ रहा है तो आप बाद में काट लेना चाहे अभी काट लो। आर क्यूब यानी कि गोले की त्रिज्या तो 10 है, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1/3 पाई, और शंकु का बच्चा कितना हो गया रेडियस, तो इसका भी रेडियस
आर बताया गया है, सॉरी 10 बताया गया, 10 के स्क्वायर ये हो जाएगा 100। हाइट आपको निकालनी है, तो पाई से पाई काट देते हैं ना, और 3 से 3 काट देते हैं, और 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया इसका, है ना। अब कितना हो जाएगा बच्चे, इधर 10 4 जा 40 हो जाएगा, और इधर बचेगा सिर्फ एच, यानी कि कितनी हाइट का शंकु होगा, 10 सेंटीमीटर हाइट का ये शंकु होगा, ठीक है। तो आज के सेशन को बच्चे हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक सेट के कम से कम टोटल क्वेश्चंस को कर सके, ठीक है। एक सेट के टोटल क्वेश्चन को कर सके, तो भाई सभी लोग जो है लगातार आप लोग जुड़ते रहेंगे बच्चा, ठीक है। लगातार आप लोग जुड़ते रहेंगे, और इसी तरीके से हम लोग जो है बेहतरीन से तरीके से अपने सभी क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से करते रहेंगे, तो डेफिनेटली बच्चा पीवाईक्यू की सीरीज जो है आपके एग्जाम तक, क्योंकि बहुत कम समय बचा है ना, तो वहां तक पूरा भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यही पर आज सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं।